नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में 225 सीट वाली लॉबी फिर से सक्रिय हो गई। ये 225 सीट वाली लॉबी क्या है? ये 2014 में भी थी, ये 2019 में भी थी। जो भारतीय जनता पार्टी को 225 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं होती। 2014 में भी, 2014 में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी बीजेपी के अंदर भी, जिनका मानना था कि 180 से 220, लेकिन कुछ लोग थे जो थोड़ा ज़्यादा उनका दिल बड़ा था, वो 225 तक सीटें दे रहे थे। यही स्थिति 2019 में थी। उसमें रेंज जो है थोड़ी बढ़ गई थी, 220 से 240 तक की रेंज हो गई थी। लेकिन ये 225 का एक फिगर है मोटा मोटा, जो मोदी के विरोधी बीजेपी को इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं होते। अगर आप टीवी चैनल्स की बहस आजकल देख रहे हो तो जो भी मोदी के विरोध में है उसका पहला जवाब, उसका पहला रिएक्शन होगा कि हाँ, बीजेपी आगे तो दिख रही है लेकिन 225 से ज़्यादा सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। और कुछ लोग जो है सीधे संख्या बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, यही स्थिति दिख रही है, मेजॉरिटी मिलती हुई बीजेपी को नहीं दिखाई दे रही, वो संख्या की बात नहीं करेंगे। और उनका कहना है कि ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, केवल 60-70 सीटें ही तो कम करनी है बीजेपी की। तो वो मानकर चलते हैं कि केवल बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, उसके विरोधियों की नहीं। तो ये जो चुनाव विश्लेषण का तरीका है या राजनीतिक विश्लेषण का तरीका है, वो बड़ा अजीब है। वो मोदी स्पेसिफिक है। ये विपक्ष का मोदी मॉडल है कि मोदी को अगर चुनावी परफॉर्मेंस में आंकना है तो 225 की से ऊपर मत जाओ, कि यहीं तक बीजेपी रहेगी। सवाल यह है कि ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि 225 बीजेपी का आने का मतलब वो मानकर चलते हैं कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो 225 पर अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर्स आएंगे वो मोदी के नाम पर तैयार नहीं होंगे, बीजेपी के किसी दूसरे नेता के नाम पर होंगे और मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। अब आप इस पूरे एनालिसिस में, इस पूरे विश्लेषण को ज़रा ध्यान से सोचिए कि इसके पीछे का कुल जो है वो निचोड़ क्या है, इसका क्रक्स क्या है। वो ये है कि मोदी को सत्ता से हटाना है। बीजेपी सत्ता में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मोदी को नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो परिवारवाद का मामला हो, और चाहे फिर वो मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला हो। आजकल कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थक हैं, उनमें भी थोड़ी नाराज़गी, थोड़ी चिढ़, या कहें थोड़ा सा जो है गुस्सा भी है जब मोदी पसमानदा समाज की बात करते हैं। मोदी बहुत दूर तक की देखते हैं। ये आप मान कर चलिए कि मोदी की राजनीति जो है वो तात्कालिक राजनीति से उसका सीधा संबंध नहीं होता है। तात्कालिक राजनीति पर उसका असर पड़े ये अलग चीज़ है, लेकिन वो सोचते बहुत दूर की हैं। तो उनकी इस पसमानदा सोच के पीछे भी ये नहीं है कि उनको ये उम्मीद है कि पसमानदा का उनको वोट मिल जाएगा। जिस दिन पहली बार पसमानदा समाज से जुड़ने की बात कही बीजेपी कार्यकर्ताओं से हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव में, तब बड़ा स्पष्ट कहा था कि ये मत सोचिएगा कि वोट मिलेगा, वोट की परवाह किए बिना जाइएगा। अब आप देखिए, मोटे तौर पर देखिए, बहुत दूर की भविष्य की मत सोचिए, तात्कालिक दृष्टि से सोचिए। तो इसके जरिए मोदी अचीव क्या करना चाहते हैं? दरअसल उनकी कोशिश ये है कि ये जो एक सॉलिड वोट बैंक है उनके विरोधियों का, इसमें थोड़ी सी सेंध लगे। और सेंध लगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी को आ जाएगा, कि वो इस बात पर पुनर्विचार करे ये वोट बैंक कि हमको पिछले 75 साल में मोदी विरोधियों को वोट देकर क्या मिला। तो उसकी ये जो मानसिकता है कि हम सिर्फ उसी को वोट देंगे जो मोदी को या बीजेपी को हरा सके, उस मानसिकता से उसको निकालने की कोशिश है। कोई उम्मीद नहीं है कि उस पसमानदा समाज का, मुस्लिम पसमानदा समाज का वोट बीजेपी को मिल जाएगा। तो इसलिए वहाँ एक संदेह पैदा करने के लिए, वहाँ जो वीटो चलता है
उन्होंने पहले उस वीटो को हिंदू वोट से काटा, अब उसी समाज में एक संदेह पैदा करके उस वीटो को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस रणनीति को समझिए। लेकिन आप देखिए कि ये जो गणित है 225 का, उसके बरक्स आप देखिए कि क्या है ज़मीनी हकीकत। उससे आपको समझ में आएगा कि 225 का ये जो आंकड़ा है, 225 की जो थ्योरी है, कितनी हवाई है। 2019 में कुल वोटर जो थे, रजिस्टर्ड वोटर, वो 91 करोड़ थे। उसमें से करीब 61 करोड़ ने मतदान किया, यानी 61 करोड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और उस बीजेपी को वोट मिले 23 करोड़। केवल बीजेपी की बात कर रहा हूँ, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ। और वोट शेयर मिला लगभग 38%। 38% से 37 पॉइंट कुछ है, लगभग 38% वोट मिला। और एनडीए का वोट शेयर 43% के ऊपर था। बीजेपी की कोशिश है 2024 के चुनाव में एनडीए का वोट शेयर बढ़ाकर 50% ले जाना, जिसमें बीजेपी के वोट का ज़्यादा योगदान होगा। कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन वोटर्स की संख्या 2019 की तुलना में इस बार बढ़ जाएगी। इस समय जो रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या है वो लगभग 95 करोड़, 95 करोड़ है, यानी 4 करोड़ ज़्यादा मतदाता। चुनाव आते आते जब रिवीजन होगा इलेक्टोरल रोल का तो कुछ और बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लाख में ही बढ़ेंगे, करोड़ों में नहीं बढ़ने वाले। तो इसमें 4 करोड़ में ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर हैं। और आपको मालूम है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स में सबसे लोकप्रिय अगर इस देश में कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है। तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना तो तय है। जो अभी तक की स्थिति दिखाई दे रही है आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी और मोदी से कोई बड़ी नाराज़गी लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी नाराज़गी नहीं दिखाई दे रही है कि लोग ये तय कर लें कि अब इस सरकार को हटा देना है, सत्ता से बदल देना है। तो इसलिए मोदी का जो कोर वोटर है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। उसमें बढ़ोतरी हो सकती है 2024 में। सवाल सिर्फ इतना है कि कितनी। 2019 से अब तक बीजेपी ने अपने सोशल बेस का एक्सपेंशन किया है। दलितों में, अति पिछड़ों में, अनुसूचित जनजातियों में, खास तौर से सबसे ज़्यादा जो जोर रहा है वो अनुसूचित जनजाति में रहा है। और उसका असर आपको गुजरात के चुनाव के नतीजे में दिखाई दे रहा है। और उसका असर गुजरात के बाहर भी है। इसका टेस्ट होगा जब ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के नतीजे आएंगे। वो नतीजे बताएंगे कि जनजातीय वोट में बीजेपी की पैठ जो गुजरात में दिखाई दी वो पैन इंडिया है या एक राज्य तक सीमित थी। तो गुजरात में तो है, इतना इसमें तो कोई शक नहीं है। अब पिछले चुनाव के वोट देखिए आप, तो ऐसे राज्य जहां बीजेपी का वोट शेयर 50% या उससे ज़्यादा था, उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, और ऐसे राज्य जहां 40% या उससे ज़्यादा वोट मिला बीजेपी को। उसमें पश्चिम बंगाल आता है, उसमें उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 49 पॉइंट समथिंग था, 50% वाले कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रख सकते हैं, और इस बार बढ़ने ही वाला है। उसमें महाराष्ट्र को रख सकते हैं। ऐसे 23 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 40% या उससे ऊपर था, और बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने की वजह से उसके घटने के कोई आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उसमें कितना इजाफा होगा, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगी हुई है, एक के बाद एक कार्यक्रम, जिस तरह से लोगों तक पहुंचने का, जनसंपर्क का जो जरिया है, प्रधानमंत्री का कैंपेन, और हमने पिछले 2 चुनावों में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाता है। पिछले 2 चुनावों का अनुभव है कि वो राज्यों के चुनाव की तुलना में 8 से 10% बढ़ जाता है। इस बार जो उनकी ग्लोबल इमेज है, अभी G20 का समिट होगा, उसमें दिखाई देगा। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आएंगे, जिस तरह का सम्मान मिलेगा उनको। 370 हटा है, 3 तलाक पर कानून आया है, राम मंदिर बन रहा है, 24 जनवरी को उसका गर्भगृह का लोकार्पण है।
काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हो गया है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, किसी समय आ सकती है। 370 पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जो इंडिकेशन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, और मानकर चलिए कि कोई दुनिया की अदालत, कोई ताकत 370 को वापस बहाल नहीं कर सकती जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को उम्मीद थी ऐसी कि कुछ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, वो भी निराश हो चुके हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर में जिस तरह की लंबी लाइन लगी हुई थी, और उसमें से 70% से ज़्यादा महिलाएं थीं, वो अभूतपूर्व दृश्य है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। आतंकवाद आने से पहले भी ऐसा कभी दृश्य दिखा हो, ये किसी को याद नहीं आता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मजबूरी में बोलना पड़ा, एक्सेलेंट। अगर यही भीड़ चुनाव में मतदान के लिए भी दिखे तो और अच्छा। तो ये भीड़ मतदान में, डीडीसी के इलेक्शन में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में दिख चुकी है, पंचायत के चुनाव में दिख चुकी है, और विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भी दिखाई देगी। विधानसभा चुनाव की तारीख कोई तय नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि शायद लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो। तो ये जो परिवर्तन हैं, ये सारे, ये जो बड़े बड़े बदलाव हैं, और अभी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनमें बदलाव के लिए जो विधेयक 3 आए हैं, उम्मीद ये करना चाहिए कि चुनाव से पहले पहले ये कानून का रूप ले लेंगे। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक, मुझे ऐसा लगता है कि इसी लोकसभा के कार्यकाल में सदन में आएगा ज़रूर, पास भले ना हो, लेकिन संभव है कि वो भी सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को जा सकता है। तो इतने बड़े अंतर जो 2019 और 2024 में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं। देश की इकॉनमी कोरोना से जिस तरह से निकली है, दुनिया भर में जिस तरह से प्रशंसा हुई है, कोरोना के दौरान जिस तरह से हैंडल किया है केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को, पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। हमारी करेंसी की स्वीकार्यता जिस तरह से बढ़ रही है, इस तरह के 20 मुद्दे, 25 मुद्दे, 40 मुद्दे गिना सकता हूँ। डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, अब एक्सपेरिमेंट चल रहा है। डिजिटाइजेशन जिस तरह से इकॉनमी का हुआ है, डिजिटल लेन देन में हम दुनिया में सबसे आगे हो गए हैं। सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन सब में जो हमने प्रगति की है, जो जितनी तेज़ी से एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवे का जितने बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, ये सब 2019 के बाद के डेवलपमेंट है। तो ये मान लेना कि इन सब का कोई असर नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव असर हो जाएगा, ये मेरी समझ के कम से कम परे है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि 2019 की तुलना में सरकार के पास अपना अचीवमेंट दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और इसमें मैं जो 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों को पिछले 5 साल में अपना घर मिला है, शौचालय मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, मुद्रा योजना में लोन मिला है अपना बिजनेस चलाने के लिए, किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, उन सब को अगर आप जोड़कर देखिए तो लोगों के जीवन में बदलाव आया है, और सकारात्मक बदलाव आया है। तो सरकार से नाराज़गी का कोई आधार नहीं है। विपक्ष महंगाई को, बेरोजगारी को ज़रूर मुद्दा बना रहा है, और वो मुद्दा मुझे याद नहीं कि 1952 से कौन सा ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें ये मुद्दा ना रहा। हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है, लेकिन इस पर वोट कभी नहीं होता है। इस बार होगा, ऐसी अनहोनी हो जाएगी, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो 3 मुद्दे, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इनकी बात की, इससे समझ जाइए कि उनके कोर इश्यूज 2024 के लिए क्या होंगे, और उस पर जो उनका नैरेटिव होगा, जो नैरेटिव खड़ा करेंगे और कर रहे हैं काफ़ी समय से, उसका कोई जवाब अभी विपक्ष की ओर से आया नहीं है कि इसकी काट क्या है विपक्ष के पास। विपक्ष अभी अपने गठबंधन के कील कांटे दुरुस्त करने में लगा है। पिछले चुनाव की तुलना में बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 राज्य ऐसे होंगे जहां बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, बिहार में
एनडीए की सीटें घटेंगी, बीजेपी की नहीं घटेगी, ऐसा मेरा मानना है। महाराष्ट्र में अभी कुछ कह नहीं सकते, बीजेपी की सीटें नहीं घटेंगी, लेकिन एनडीए की घट सकती हैं। घटेंगी कि नहीं, इसका अंदाज़ा अभी 3-4 महीने बाद लगेगा, ख़ास तौर से ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनका नतीजा आने के बाद। और उसमें एक फैक्टर महाराष्ट्र में और है, शरद पवार का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी निर्भर करता है। अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक बने रहते हैं तो एनडीए की सीट घटने की आशंका है, बीजेपी की नहीं। बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और आपको मालूम है कि चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, बीजेपी का स्ट्राइक रेट अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा रहता है। तो बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़ेगी तो ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना बनती है। और जिन राज्यों में बीजेपी की सीट, बीजेपी और एनडीए की सीट कहाँ बढ़ेगी? तमिलनाडु में। एनडीए की सीट कहाँ कम होगी? बिहार में। और वैसे बीजेपी की सीट कहाँ बढ़ेगी? उत्तर प्रदेश में तो तय है। 2 राज्य बीजेपी की दृष्टि से देखने लायक होंगे, एक पंजाब और दूसरा पश्चिम बंगाल। आज की तारीख में ये कहने में मुझे दिक्कत हो रही है कि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि आज मेरी इस बात से शायद बहुत ही कम लोग सहमत होंगे कि बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। आप एक बात को समझिए कि ये जो गठबंधन बन रहा है, इसमें अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो रीजनल पार्टीज़ का घटेगा, और रीजनल पार्टीज़ का घटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला उसका असर आपको दिखाई देगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक को याद कीजिए, अभी विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा तो कहाँ से आया वोट? बीजेपी का एक भी वोट नहीं घटा, बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है। जेडीएस का वोट शेयर जो है 6% चला गया कांग्रेस को, और कांग्रेस जो है 34-35 सीटें जीत गई। तो कांग्रेस बढ़ेगी तो रीजनल पार्टी घटेगी, रीजनल पार्टी बढ़ेगी तो कांग्रेस घटेगी। और जहां इस तरह का ट्रायंगुलर, इस तरह की फाइट की स्थिति आएगी, वहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। पिछले 2 उदाहरण के आधार पर कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश, जहां सपा बसपा आरएलडी का अलायंस हुआ, और कर्नाटक जहां कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस हुआ, दोनों जगह बीजेपी को फायदा हुआ। उसके अलावा बीजेपी की किसी भी राज्य में सीटें 2019 की तुलना में घट सकती हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, या फिर उड़ीसा हो, इनमें से, और इनके अलावा बिहार को भी इसमें ले ले, महाराष्ट्र को भी ले ले, बीजेपी की अपनी सीटें नहीं घटती हुई दिखाई दे रही। मैंने बताया एनडीए की कहाँ घट सकती है, बिहार में एक पक्का लग रहा है घट सकती है, और शायद महाराष्ट्र में घटे, लेकिन तमिलनाडु में बढ़ने की उम्मीद है। तेलंगाना के बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तेलंगाना की तस्वीर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बदली है। उसमें कांग्रेस कितना बढ़ रही है इसका अंदाज़ा अभी नहीं लग रहा है, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा चुनाव में ट्रायंगुलर फाइट होगी। उससे पहले विधानसभा का चुनाव, उसमें भी ट्रायंगुलर फाइट होगी। तो विधानसभा चुनाव को जो नतीजा आएगा उसके बाद अंदाज़ा लगेगा कि तेलंगाना की स्थिति लोकसभा में क्या होगी। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में, अभी 2024 में समय है, कई महीने बाकी हैं, आज की तारीख में बीजेपी की जो 303 सीटें हैं उसमें कमी आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बीजेपी की सीट कम कैसे करें। ये अलायंस हो या ना हो, इस अलायंस में वैसे कहा जा रहा है कि मोदी पहली बार जो है एक नेशनल प्री पोल अलायंस के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। 2019 में भी यूपीए था। इस गठबंधन के बाद 5 नई पार्टियां जुड़ रही हैं, जिसमें से 2 पहले से हैं विधानसभा में, यानी उद्धव ठाकरे 4 साल से साथ में, 4.5 साल से, और उसके अलावा जेडीयू 1 साल से साथ है। तो ये नया गठबंधन नहीं है, 3 नए गठबंधन के साथी आए हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तीनों का मामला अभी डाइसी है। ये सब कुछ निर्भर करेगा सीट एडजस्टमेंट की बातचीत कैसे चलती है। लेकिन मान लें कि ये सब सीट एडजस्टमेंट भी हो जाता है, मान लेते हैं, समझौता हो जाता है,
तब भी बीजेपी के लिए ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है। वो इसलिए कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई है वहां कांग्रेस उठती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है। और रीजनल पार्टीज जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जहां बीजेपी से लड़ाई है उनकी, वहां वो पहले से ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनकी। अब तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटें हैं डीएमके अलायंस की, इससे बेहतर क्या होगी परफॉर्मेंस। पश्चिम बंगाल में 22 सीटें हैं 42 में से ममता बनर्जी की, इससे बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार का एक तरह से कहें भ्रष्टाचार की सुनामी आई हुई है उसके मामलों की, उसके देखते हुए कितनी घटेंगी, सवाल इसका है। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को आप मानकर चलिए कि अगर 1 या 2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए जो नए साथी आए हैं वो कांग्रेस के अलायंस में कुछ जोड़ नहीं रहे हैं और कांग्रेस के वोट में भी कुछ नहीं जोड़ रहे। लेकिन अभी समय काफ़ी बाकी है, देखते हैं क्या होता है, किस तरह का गठबंधन किस तरह का शेप लेता है, बीजेपी आगे उसकी रणनीति क्या होती है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।